इलेक्शन शुरू होते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आता है, यार फिर से इलेक्शन आ गए, अब आचार संहिता लागू हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, इस आचार संहिता से आम आदमी को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ऐसी कई सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है जब हम आचार संहिता के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये बात सही है, ज्यादातर लोगों को आचार संहिता का भी पता नहीं होता और इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि आचार संहिता एक प्रॉब्लम है और वहीं कुछ लोग इसके फेवर में हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या आचार संहिता के बारे में हर एक आदमी को पता होना चाहिए या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक ही लिमिटेड है? इन सभी के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी आचार संहिता से परेशान हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर आचार संहिता क्या होती है। नॉर्मली हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये देखना सरकार का काम होता है और सरकार का कंट्रोल उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होता है जिन्हें हम इलेक्शन के समय चुनते हैं। लेकिन जब फिर से इलेक्शन आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी उनके सारे अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं या फिर कहे कि सारी ऑथोरिटीज उनसे ले ली जाती है। अब जरा सोच कर देखिए, किसी देश में सरकार तो है लेकिन सरकार चलाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी हालत में वहां का क्या होगा? कोई भी इंसान लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, हर कोई अपनी मनमानी करेगा। अगर एक लाइन में बताऊं तो गवर्नमेंट की जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाएगी और आखिर में इसका असर होगा आम जनता की जिंदगी पर। कुछ ऐसा ना हो इसलिए रूलिंग पार्टी से इलेक्शन के समय सारी अथॉरिटीज ले ली जाती है और फिर सारा कंट्रोल चले जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब भारत निर्वाचन आयोग। अब सवाल यह आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है और कैंडिडेट्स है उनके लिए कुछ रूल्स की लिस्ट बनाता है जिसे कहा जाता है आचार संहिता। आसान भाषा में समझाऊं तो आचार संहिता का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग आचार संहिता क्या होती है ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आता है दूसरा सवाल कि आचार संहिता कब लागू होती है और आचार संहिता कब तक रहती है। इलेक्शन कमीशन जब आने वाले इलेक्शन की तारीख अनाउंस करता है तब से आचार संहिता लागू हो जाती है और तब से लेके आचार संहिता तब तक चलती है जब तक किसी भी राज्य में या देश में इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती या फिर कहे कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। अब सवाल यह आता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होता है, इससे आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को कौन कौन से रूल्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली चीज ये है कि आचार संहिता में किसी भी गवर्नमेंट योजना का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन बंद हो जाता है। जिन राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाती है उन राज्यों में सभी सार्वजनिक उद्घाटन और सभी प्रकार के शिलान्यास बंद हो जाते हैं, यानी कि सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है या फिर कहे तो कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल सभी ने कभी ना कभी फेस किया है। जब कोई पॉलिटिशियन निकलता है तो याद कीजिए उनकी गाड़ी के ऊपर सायरन लगा होता है। याद आया आपको? तो आचार संहिता लागू होने पर यह सायरन नहीं लगाया जा सकता। जिन वाहनों पर सायरन लगा होता है उसे या तो हटा दिया जाता है या फिर ढक दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी पुलिस जीप के सायरन या फिर एम्बुलेंस के सायरन हटा दिए जाएंगे। ये चीज किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर पॉलिटिकल कैंडिडेट पर ही लागू होती है। उसके बाद आचार संहिता लागू होने से खत्म होते तक जिन राज्यों में आचार संहिता लगाई गई है वहां पर गवर्नमेंट कोई भी योजना ना तो शुरू कर सकती है ना तो नई योजना का ऐलान कर सकती है। इनफैक्ट आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नए प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल नहीं मिलता। इस टाइम पीरियड के दौरान गवर्नमेंट कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकती, फिर चाहे वो प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट हो या फिर टीवी में या मोबाइल या सोशल मीडिया में। आचार संहिता लागू होने के बाद जितने भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद जगह जगह में जो होर्डिंग्स लगाए गए होते हैं उन्हें भी हटा दिया जाता है। आप अपने शहर में नोटिस कीजिएगा कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपको पूरे शहर में कोई भी होर्डिंग नहीं मिलेगा कि मेरे द्वारा ये हुआ, मेरी पार्टी ये कर दी है या वोट फॉर मेरी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में
चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक में रोक लगा दी जाती है। कोई भी नई सरकारी भर्ती नहीं की जाती। चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार द्वारा वोटर्स को शराब का वितरण करना क्राइम है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जितने भी रूल्स मैंने बताए पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार के लिए, उसका तो सब अपोजिट हो रहा है और हमारी आंखों के सामने होता है। लेकिन ये सब चीजों को प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और भी रूल्स है, आइए जानते हैं। कुछ चुनावी अपराध जैसे रिश्वतखोरी, नरसंहार, मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं को धमकी देना, उन्हें डराना, मतदान के समय से 48 घंटे पहले बैठक करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र में लाना और उन्हें वापस छोड़ना वगैरह वगैरह में प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये सब चीजें सिर्फ रूल्स है। और ये पूरे रूल्स को अगर आप साक्षात देखना चाहते हैं तो वोटिंग के समय, इलेक्शन के समय आप साक्षात देखिएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि जितने रूल्स मैं बता रहा हूँ ये पूरे फॉलो होते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें इलेक्शन कमीशन एक बजट देता है और उस बजट के अंदर ही सभी राजनीतिक पार्टीज को इलेक्शन की तैयारी करानी पड़ती है। जैसे कि ये देखिए, 2014 में इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटीज का बजट 70 लाख से 95 लाख कर दिया था। अब यहाँ फिर से सवाल आता है कि क्या सच में ये चीजें फॉलो होती है? आप में से काफी सारे लोग या फिर सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इलेक्शन के समय तो पॉलिटिकल पार्टीज पानी की तरह पैसे बहा देती है और करोड़ों रुपए तो खर्च होते ही है। आपकी बात सही है, लेकिन ये सब चीजें ऑन पेपर साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां होती है या फिर कैंडिडेट्स होते हैं वो जुगाड़ लगाते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ और मुझे इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 30 लाख का बजट दिया है, तो मैं क्या करूंगा, राइट? मैं अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से कहूंगा कि भाई यहाँ की रैली का बजट तुम संभाल लो। और अगर पॉलिटिक्स में मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने नाम भी बनाया और कमाया है, तो फिर मैं छोटे छोटे बिजनेसमैन की हेल्प ले लूंगा। कुल मिलाकर टोटल खर्चा तो करोड़ों का हो जाएगा, लेकिन मैंने किया है, ये बात साबित करना मुश्किल रहेगा। अब एक सवाल आता है कि भारत में पहली आचार संहिता कब लागू हुई थी? तो भारत में आचार संहिता की शुरुआत सन 1960 में पहली बार केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। सन 1960 केरल विधानसभा ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की और तब से आचार संहिता इंडियन इलेक्शन का हिस्सा बन गई है। इसके बाद साल 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक फॉर्मेट भेजा, जिसके बाद देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। साल 1951 में चुनाव के नियमों का बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता को और सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थी आचार संहिता से लेकर कुछ जरूरी बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। और लास्ट में मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत है, हमारे देश में स्टेट्स, हमारे देश में लैंग्वेज, हमारे देश में कल्चर, हमारे देश में ट्रेडिशन कितने सारे हैं, और इन सबको मैनेज करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इसका क्रेडिट जाता है देश को, गवर्नमेंट को, प्रशासन को, कि इतने अच्छे तरीके से सब चीजें मैनेज हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि नफरत तो सभी फैला रहे हैं, मैं प्यार फैलाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।